नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के बहाने शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने के लिए कलेक्टरों को कलेक्टिंग एजेंट बता दिया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, 15 साल के शासन में रमन सिंह कलेक्टरों से कैसे कलेक्ट कराते थे, अगर भूल गए हों तो अपने घर वालों से पूछ लें, देख लें। मुख्यमंत्री ने कहा, बताने की जरूरत नहीं है, आज किसी कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग उस प्रकार से नहीं होती है जैसे रमन सिंह के कार्यकाल में होती थी। मुख्यमंत्री ने कहा, रमन सिंह मुझे बताने की कोशिश ना करें, अगर वो उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां उनकी तरफ भी उठती हैं। तो ये पूरा बवाल मचा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे थे, और उसके बाद जो बयानबाजियां शुरू हुई। चर्चा तो होगी ही, क्योंकि अगर ये ब्यूरोक्रेसी उस वक्त कलेक्टिंग एजेंट थी तो अब क्या है, और अगर अब नहीं है तो भला पहले क्या हुआ करती थी। तमाम होंगे सवाल, आप रिपोर्ट देखिए। रायपुर में चल रही कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस पर राजनीतिक तलवारें खिंच गई हैं। भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, प्रशासन क्या होता है, सरकार 15 साल की समीक्षा करके देख ले, आंखें खुल जाएंगी। कलेक्टर का मतलब पहले कलेक्टिंग एजेंट होता था, प्रदेश सरकार उसे सच साबित करके दिखा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, प्रशासन नाम की कोई चीज छत्तीसगढ़ में नहीं बची है, सरकार पूरी तरह पंगु हो चुकी है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेला जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा के 15 वर्ष के शासन को स्वर्णिम युग बताया। इधर कांग्रेस ने भी भाजपा को निशाने पर लिया और कहा, 15 वर्षों में खुद रमन सिंह, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में शामिल लोग कमीशनखोरी के समुद्र में डूब डूब कर नहाते रहे हैं। अब वही अनुभव मीडिया के माध्यम से साझा कर रहे हैं। रमन सिंह ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके 15 वर्षों के कार्यकाल में वो मात्र कठपुतली थे, उनकी ही सरकार में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। एक संविदा अधिकारी जिसे पूरा प्रदेश सुपर सीएम के नाम से पुकारता था, वही अधिकारी सरकार चलाता था। रमन सिंह उस अधिकारी की जी हुजूरी करते थे। अब इस पूरे मामले पर दोनों दलों का क्या कहना है, सबसे पहले ये सुनिए। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। जब ठेके पर पोस्टिंग होंगी, लेन देन के आधार पर नियुक्तियां होंगी, तो फिर अवैध कारोबार को कोई नहीं रोक सकता। जितना देकर अपनी पोस्टिंग कराएंगे उसका 100 गुना कमाएंगे। हमने पहले कभी नहीं सुना था कि आईएएस, आईपीएस, उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति लेन देन के आधार पर और ठेके के आधार पर होती है। नकारापन के कारण जो सरकार का और शासन प्रशासन का, पुलिस का वजूद होता है, वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। देखिए, ईश्वर में जब कलेक्टर की परिकल्पना की गई थी तो कलेक्टर का काम था सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करना। लेकिन 15 साल में रमन सिंह और उनके परिजनों ने कलेक्टर को वास्तव में कलेक्शन एजेंट बना दिया। तो रमन सिंह अपने अनुभव के आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कलेक्टर राज्य की योजनाओं को, राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनहितकारी कामों के न सिर्फ कंप्लाइन का काम करते हैं बल्कि उसकी निगरानी भी करते हैं। यही कारण है कि पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी गोधन न्याय योजना, युवाओं के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बड़े सार्थक परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि कलेक्टर को उनका एक लक्ष्य दिया गया। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे दिन रात होकर काम कर रहे हैं। रमन सिंह जी जो बयानबाजी कर रहे हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। छत्तीसगढ़ में दोनों ही सरकारें ब्यूरोक्रेसी पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। 15 साल शासन करने वाली रमन सरकार ब्यूरोक्रेसी पर आरोपमण भूपेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी रमन सरकार के 15 साल के शासनकाल पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन पिस रही है ब्यूरोक्रेसी। ऐसे में पूछना जरूरी हो जाता है कि कसूरवार ब्यूरोक्रेसी, सरकार चलाए ब्यूरोक्रेसी, तो प्रशासन या सरकारें तब तमाशबीन क्यों बनी थीं? या वाकई सरकारें आज भी ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और चलिए चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले स्पॉटलाइट में वो कौन से सवाल होंगे, वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे, आपके सामने रख देते हैं। पार्टियां क्यों ब्यूरोक्रेसी को निशाना बना रही हैं? ब्यूरोक्रेसी के बहाने पार्टियां
एक दूसरे पर निशाने क्यों साध रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी गलत तो सरकारें कैसे सही हो गई? यानी उनके समय पर ब्यूरोक्रेसी गलत थी, आपके समय पर ब्यूरोक्रेसी सही कैसे हो सकती है? प्रशासन कमीशन खोर तो अब ईमानदार कैसे हो गया? यानी जिन पर कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं तो वो क्या अब इन कुछ चंद सालों में ईमानदार हो गए होंगे? नीति निर्माताओं पर आरोप, भरोसा नीतियों पर कैसे किया जाए? कलेक्टर को रमन ने क्यों कहा कलेक्टर्स को कलेक्टिंग एजेंट, ये भी सवाल होगा। तो चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। नितिन भंसाली साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए। भंसाली साहब का बहुत स्वागत करती हूँ। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी स्पोक पर्सन है। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। उचित शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले उचित शर्मा जी आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। क्या इस तरह की बातें आपने पहले भी छत्तीसगढ़ की सियासत में, और वो भी मुख्यमंत्री कद के नेताओं से सुनी हो, इतने बड़े कद के नेताओं से सुनी हो कि कलेक्टर संवैधानिक पद पर बैठे हुए अफसर, उनको कहा जाए कि कलेक्टिंग एजेंट हुआ करते थे ये, उन्हें अब सरकार वही काम करवा रही है। इस तरह के शब्दों का उपयोग वो भी कलेक्टर के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, और ब्यूरोक्रेसी पर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, तो यही ब्यूरोक्रेसी तो आपकी नीति निर्माता है, कैसे सही होगा सर? ये 2 दिन से बड़े इम्मैच्योर बयानबाजी हो रही है जी। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, उनका काल तो उन्होंने तो अपना काल स्वर्णिम काल बता दिया, स्वर्ण काल बता दिया अपने काल को। तो बड़े हास्यास्पद है कि भाई मतलब क्या समझ से परे है कि आप इस 15 साल जिस जगह के आप मुख्यमंत्री रहे और आप अपना काल को स्वर्णिम काल बता सकते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद है। रहा ब्यूरोक्रेसी की बात, तो ब्यूरोक्रेसी पहले भी ईमानदार नहीं थी, अभी भी ईमानदार नहीं है, ये बात सत्य है। पहले अगर टेराबाइट में पैसे लिए जाते थे तो अभी गीगाबाइट में पैसे लिए जाते हैं। फर्क केवल इतना ही है, जीबी और टीबी का फर्क है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भ्रष्टाचार पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, पहले थोड़ा कम था, अभी थोड़ा ज्यादा, ये हो सकता है, ये चीजों में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वही है। और हकीकत ये है कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी जैसे घोड़े को आप इससे कौन राइड कर रहा है, कौन दौड़ा रहा है, वो देखने वाली बात होती है। जहां तक नैतिकता की बात होती है तो नैतिकता ऊपर से आती है और संगठन नीचे से चलते हैं। नैतिकता की अगर बात करें तो अगर उस विभाग के मंत्री, उस विभाग के जो एचओडी है, वो अगर ईमानदार होंगे तो नीचे लेवल में पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेसी जो है वो ईमानदार रहती है। लेकिन आप नेताओं से ईमानदारी की उम्मीद करना है, खुद भी अपने आप में हास्यास्पद है। ये जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है स्वर्णिम काल की, और हमारा काल बहुत बेहतर था, अभी का काल में कलेक्टर जो है वो कलेक्शन एजेंट हो गए हैं, ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं। मैं बड़ा सबसे आश्चर्य की बात है तो सबसे सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी के कहना है कि भाई उच्च स्तर पे आप पैसे नहीं मांग सकते, या उच्च स्तर पे पैसे लेके ट्रांसफर मत कीजिए, जो नीचे लेवल के हैं उनको आप पैसे लेके ट्रांसफर कीजिए। तो उनके वाले आपस में बड़ा विरोधाभास है। मतलब क्या नीचे लेवल पे पैसे लेके आप ट्रांसफर पोस्टिंग करिए तो अच्छी बात है, ऊपर लेवल पे जो आपने मांगना शुरू कर दिया वो उनको गलत लग रहा है। ये बड़ी अजीब विडंबना उनकी बातों में, उनके वक्तव्य में मैंने सुनी। उनको विरोध जो है वो कलेक्टर से पैसे मत मांगिए, नीचे वालों से पैसे मांग के आप पोस्टिंग कर लीजिए, तो बड़ी अजीब बात है। देखिए राजनीति में जिस तरीके से अभी जो चल रही है, समीक्षा बैठक चल रही है, क्लियर कट है कि पहले 18 माह से किसी तरीके की बैठक हुई नहीं थी, समीक्षा बैठक हुई नहीं थी। भूपेश बघेल मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्रशासनिक कसावट को लेके ग्रास रूट लेवल पे जो काम करना है, उनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसको लेके किस तरीके से ईमानदारी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नीचे डिसेंट्रलाइज प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, इस तरीके की समीक्षा बैठक होते रहती थी और होते रह रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होना भी चाहिए। मगर इस तरीके के जो बातें स्वर्णिम काल की कलेक्टर एजेंट हो गए हैं, ये राजनीति में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है इस बात। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि कलेक्टर से मत पैसा लीजिए, नीचे वाले अफसरों से पैसा लीजिए, अपने बयानों में वो बहुत कुछ कहते हैं। फिर पूर्व मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी कहते हैं कि साहब कंसल्टेंट हुआ करते थे पहले, आपने उन्हें सही काम पे लगा दिया। क्या चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? भारतीय जनता पार्टी का फोकस किस तरफ है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी उचित जी ने जो विषय रखा है, उन्होंने इशारों में एक जो व्यवस्था, बिगड़ी हुई व्यवस्था है, उस पर एक प्रकाश डाला है, उसको समझने की आवश्यकता है। नीचे का कलेक्शन अर्थात ऊपर का आदेश, बहुत स्पष्ट बातें हैं
और जिस तरीके से देखिए 3 वर्ष इस सरकार को हुए हैं, आप 15 पे जाइए, 25 पे जाइए, मैं 50 पे जाऊं, एक अलग विषय है। वर्तमान समय में जो आरोप प्रत्यारोप चला है और ये 3 वर्ष का जो कार्यकाल, ये कह सकते हैं कि एक परिवर्तन की लहर यदि कांग्रेस इसको मानती है कि 15 साल यदि बीजेपी ने वहां पर सरकार चलाई और किन्हीं कारणों से यदि कांग्रेस की सरकार आती है, वैसे कारण तो सबको मालूम कि किन कारणों से आई, तमाम वो बात। संजय जी शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। जी जी कहिए कहिए। संजय जी आपका ऑडियो चेक कराना पड़ेगा, कुछ इशू आ रहा है, एकदम से डिस्टर्ब हुआ है बात करते करते आपके। मैं आती हूँ सर आपके पास। नितिन भंसाली साहब जी पहले अगर जी संजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर नितिन भंसाली जी के पास में जाऊंगी। आवाज आ रही है ना मेरी? जी अभी आ रही है सर। देखिए, तो मेरा ये कहना है कि अनुभव के आधार पर 3 वर्षों में आज हर गली मोहल्ले के अंदर में चर्चा का विषय बना है कि छोटे से बड़े काम के लिए जब तक पैसे नहीं दिया जाता तब तक कोई काम हो पाता। ये विशुद्ध रूप से तो कलेक्टरों से प्रेम क्यों है ब्रजमोहन जी को? कह रहे कलेक्टरों से मत लीजिए, नीचे वाले अफसरों से ले लीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए आपको मैं कंपेयर करता हूँ कि 3 साल रमन सिंह जी के उठा लीजिए और 3 साल इनके उठा लीजिए, पहले 3 साल। इन 3 साल में जिस तरीके से बाढ़ आई है, पहले तो ये कहा जाता था कि मई जून के अंदर में एक ट्रांसफर लिस्ट निकलती है, ट्रांसफर होते हैं, साल में एक बार होते हैं। यहाँ तो सर ये जेन्युइन मानते हैं, आप अच्छा मानते हैं कमीशन लेना? छोटे तबके के नेताओं से ले लीजिए, छोटे तबके के अधिकारियों से ले लीजिए, निचले लोगों से ले लीजिए, ऊपर वालों से मत लीजिए, कलेक्टर से ना लीजिए, ये ठीक है क्या? ये पहले सही है नहीं, ये क्लियर हो जाए, आप क्या चाह रहे हैं? ये किसने कहा? अभी आपने कहा ना कि आप बाकी बाद में आप ब्रीफ कर रहे थे, लेकिन उसको आपने आप मेरी बात को समझ ही नहीं पाई, आप समझ ही नहीं पाई। मैं तो उसको आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया कि आखिर जो नीचे के लोग हैं, नीचे के लोग पैसा कलेक्शन क्यों करते हैं? ऊपर से आदेश आता है इसलिए नीचे का कलेक्शन लोग ऊपर जाता है, ऊपर से फिर ऊपर जाता है। ये सब चीजें एक सिस्टम, एक चेन बना हुआ है। ये चेन गलत है, भ्रष्टाचारी गलत है। कलेक्टर से ना ले तो नीचे वालों को मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? क्लियर तो हो जाए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे आप क्लियर नहीं है आज, दिक्कत ये है कि आपको समझ नहीं आ रही बात। मैं क्या कह रहा हूँ आप क्या आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं सर, गोल गोल घुमा रहे हैं बात को। ब्रजमोहन जी के बयान से सहमत हैं या नहीं, इतना क्लियर कर दीजिए। क्या टिप्पणी करूं? मैं तो रोज ब्रजमोहन जी के बयान से आप सहमत हैं या नहीं, इतना क्लियर कर दीजिए सर। बिल्कुल 100% सहमत हैं। कि कलेक्टर से ना लो, बाकी लोगों से ले लो ऊपर का। अरे भाई आप बड़ा दिक्कत है। अरे भाई कलेक्टर आदेश करेगा, उनके जो वर्ड्स है सर, वो वर्ड्स मैं दोहरा रही हूँ आपके सामने, वो वर्ड्स ठीक नहीं है, आप ऐसा बोल दीजिए। जो शब्द है उनके वही दोहरा रही हूँ आपके सामने सर। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आज मुझे कुछ नहीं कहना है, आप ही हर मिनट बोल रही हैं, कारण क्या है मैं नहीं जानता पीछे उसके। सर सवाल तो पूछूंगी, जो सवाल है आपके सामने उसी के बारे में बात करूंगी। अब आप उसे घुमाकर जवाब देना चाहें तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। खैर नितिन भंसाली जी ठीक है, आप आगे भी बोल लीजिएगा। आप शायद उस पर आना ही नहीं चाह रहे, बात ही नहीं करना चाह रहे। मैं डिबेटिंग में नहीं बैठना चाह रहा हूँ आपके। अब आप ना बात करना चाहें सर तो वो बात अलग है, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसको क्लैरिफाई तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता करेंगे ना। डिबेट कर रहा हूँ, आप क्या ये भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने गलत बोला या उनसे गलत, शायद वो कुछ और कहना चाह रहे थे, कुछ और समझ लिया, लेकिन आप उनकी बातों को अलग तरीके से समझाने की कोशिश। सुन दो पहले। मैं सुन रही इतनी देर से, आपको सुनी तो रही थी सर, आपकी आवाज चली गई, दोबारा से आपको सुनना शुरू कर दिया, आप फिर वही बातें दोहरा रहे हैं। आप ये बताइए ना, ब्रजमोहन जी सही बोले गलत बोले? आप कह रहे हैं ठीक बोले, तो उन्होंने यही कहा है कि छोटे अधिकारियों से पैसा ले लीजिए, कलेक्टर से मत लीजिए, तो ये सही है क्या? अरे कलेक्टर से ले लीजिए, मैं उसकी नहीं, मैं जो आरोप लगा है कलेक्शन का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है कि गलत है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि कलेक्टर के आदेश पर यदि नीचे से कलेक्शन होगा और कलेक्टर के थ्रू वो पैसा ऊपर जाता है, अर्थात हर स्तर पर यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। चलिए मैं बात करता हूं, स्टार्ट करता हूं, रेत खनन की बात करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के समय रेत का जो विषय था, ठीक है, काफी समय दे दिया सर मैंने आपको। आगे नितिन भंसाली जी के पास जाऊंगी, फिर दोबारा भी आपके पास आऊंगी, जरा से रुकिएगा बस। भंसाली साहब, क्यों आखिर ब्यूरोक्रेसी पर ट्रस्ट नहीं है भूपेश बघेल साहब को भी? वो उनको लगता है कि उनके समय पर यही ब्यूरोक्रेसी जो आपके समय पर काम कर रही है वो ठीक काम नहीं कर रही थी, तो अब ये 100% ईमानदार हो गई, ये कैसे मान लिया जाए सर? भंसाली साहब, एक सतत प्रक्रिया है कि कलेक्टर, एसपी और आईजी की कॉन्फ्रेंस लेना और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है उसका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इन बातों की जानकारी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं लेगा तो कौन लेगा? प्रदेश के मुखिया ने बैठक रखी, अब देखिए मुद्दे हैं नहीं, मेरा सवाल बैठक को लेकर नहीं है भंसाली साहब, बैठक को लेकर नहीं है मेरा सवाल।
पता नहीं। हाँ, तो आप बताइए ना क्या सब। मेरा सवाल यही है, जो रमन सिंह साहब का सवाल आया कंसल्टेंट वाली बात, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में ये सब होता था। कि ब्यूरोक्रेसी आपके समय पर नहीं आ गई क्या? ये 15 साल वाले सब चेंज हो गए क्या? सारे अधिकारी चेंज कर दिए आपने आते से? घोड़ा जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी होती है और उसको चलाने वाला जॉकी होता है। जॉकी बेहतर होता है तो घोड़ा जो है वो अच्छी रफ्तार से चलता है, मैं ये मानता हूँ। हमारे जॉकी जो है प्रदेश के माननीय मुख्य भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पे बहुत अच्छी पकड़ है और जन जन तक की जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं और जहां पर कुछ दिक्कतें हैं वहां पर निर्देश दिए गए हैं समिति में। रमन सिंह जी ने एक अपरिपक्व बयान दिया है। मैं ये कहूंगा कि 15 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको ये सोचना चाहिए ये तो पूरी ब्यूरोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि जब ये मुख्यमंत्री थे, जब चुनाव से 2 या 3 साल पहले अंतिम चुनाव जो हुए थे उसके दो साल पहले की बात है, रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को यह कहा था कि 1 वर्ष कमीशन लेना छोड़ दो तो सरकार बन जाएगी, आने वाले 10 साल हमारी सरकार को कोई नहीं हिला सकता। तो इन्होंने खुद ये उस समय ही एक्सेप्ट किया था, खुद ही इस बात को माना था कि कमीशन लेते हैं। अब जिन लोगों का शुरू से चरित्र ही ऐसा रहा हो, अभी बृजमोहन जी ने जैसा बोल दिया, अभी मेरे भाई संजय श्रीवास्तव भी बोल रहे थे कि नीचे वालों से ले लो और ऊपर भेजो, ऊपर से ऊपर भेजो, ये पूरी चेन होती है। हमको तो ये चेन के बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं अभी आपके समय पर भी ये सारी चीजें चल रही हैं। भंसाली जी, आपके समय पर भी आप न जाने कौन सा चश्मा लगाकर बैठे हैं, दिख नहीं रहा। संजय जी कह रहे हैं कि आपके समय पर भी तमाम चीजें चल रही हैं। जिस ब्यूरोक्रेसी को आप इतने ईमानदार समझकर पूरा 100% भरोसा जताए हुए हैं, उनमें से कुछ तो वही है जो पुराने रमन सिंह जी के कार्यकाल से आए हैं। ये तो जनहित का चश्मा पहना, ये तो रमन का चश्मा पहनकर बैठे। ये तो आज भी वही सब सावन के अंधे हैं, सब जगह हरा ही हरा नजर आ रहा है इनको। इन्होंने 15 वर्ष जो इस प्रदेश में कुशासन चलाया, स्वर्णिम युग किस आधार पर कहते हैं स्वर्णिम युग? यदि ये स्वर्णिम युग होता, यदि प्रदेश की जनता इतनी खुश होती तो इतनी बुरी तरीके से 15 सालों में सरकार चलाने वाली पार्टी को सत्ता से इस बुरी तरीके से बेदखल नहीं करती। 15 साल शासन करने वाले 15 सीटों में सिमट कर रह गए। शर्म आनी चाहिए इन्हें तो। और खुद उनके नेता और ये जिस तरीके का हिसाब किताब ये बता रहे हैं कि नीचे वाला एजेंट होता है, वो ऐसे कलेक्शन करता है, वो उसको देता है, वो ऊपर आता है, ऊपर तक जाता है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ भाई, मतलब क्या अनुभव है। अब ये बताइए, भूपेश साहब ने ये कहा कि रमन जी के समय पर ये जब तमाम लोग कंसल्टेंट का काम करते होंगे इसलिए उन्हें अनुभव है। तो ये मान लिया जाए कि भूपेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि 15 साल इन्होंने कंसल्टेंट बन के काम किया, ये वही कलेक्टर हैं जब भी है किसी न किसी अलग अलग जिलों में बैठे हुए। ये कंसल्टेंट को कलेक्टर बना दिया गया कि ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की अब परिपक्व तो अग्री कर रहे हैं क्या भूपेश बघेल साहब उनके बयान, बकौल उनका बयान अग्री कर रहे हैं क्या? वो हाँ बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा था, 15 साल ऐसे काम किया कलेक्टरों ने? सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ कोई सुपर सीएम नहीं बैठा है जो संविदा में बैठकर 15 वर्ष सरकार किसने चलाई है मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, सबको पता है। छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है, सब जानते हैं कि इस प्रदेश में सुपर सीएम कौन था और वो भी एक संविदा में रखा हुआ अधिकारी था जो पूरे प्रदेश में आदेश। कंसल्टेंट 15 साल रहे कलेक्टर या नहीं रहे, ये बस क्लियर कर दीजिए। भूपेश साहब ने कहा है इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। जग जाहिर है। हाँ, 15 साल कंसल्टेंट काम किए कलेक्टर, ऐसा भूपेश साहब कह रहे हैं रमन जी के आरोपों पर। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि 15 साल ये कलेक्टिंग करते थे तो उनके बुद्धि में और मति में वही चीज भरी हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप लोगों ने ऐसा किया इसलिए आप लोगों को ऐसा ही नजर आ रहा है। मैंने तो एक उदाहरण भी दिया कि प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता में मुख्यमंत्री थे तब कहा था कि 1 साल। मुख्यमंत्री साहब वेटलेस बात क्यों करेंगे सर कि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया? ये वेटलेस बात क्यों करेंगे सर मुख्यमंत्री साहब? पूरी ब्यूरोक्रेसी पे बात कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कलेक्टर एसपी आईजी कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी को तकलीफ क्या है भाई? वहां पर इतनी अच्छी चर्चा हो रही है, योजनाएं बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही, धरातल पर लोगों को इसका लाभ। अब मुद्दे कुछ बचे नहीं है। महंगाई की बात करेंगे तो बोलेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं, डीजल गैस पेट्रोल एकदम बेतहाशा इन दामों की वृद्धि हो रही है और इनकी वृद्धि होने से परिवहन का खर्चा बढ़ने से देखिए साग सब्जियां थाली से हमारी सब्जियां गायब हो गई है, अनाज के भाव आसमान छू रहे, वो मुद्दे नहीं है। इनको इस विषय में वहां जाकर केंद्र में बात करना चाहिए, आवश्यकता है उन चीजों की, उस पर ये बात मैं आती हूँ। उचित शर्मा जी, ये नीति निर्माता जिन्हें भूपेश बघेल साहब ने भी मान लिया, अब वो सारे मुख्यमंत्री हैं वेटलेस बात तो करेंगे ही नहीं कि
क्योंकि रमन साहब ने कहा था कि ये कंसल्टेंट होते हैं, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से अपनी बात रख ली। तो ये सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि ब्यूरोक्रेसी, इतने बड़े पद पर बैठे हुए वो अफसर जो नीति निर्माता जिन्हें हम कहते हैं, प्रदेश में कहाँ क्या होना चाहिए, ये गाइड तो कहीं ना कहीं वही पूरे कागजात तो बनाते हैं ना, लेकिन उन पर इस तरह की बातें करना, मुख्यमंत्री साहब ने भी एक कहा, ये मान रहे हैं नितिन बंसाली जी के, उन्होंने कहा इसलिए कह दिया, लेकिन कहा ये चीज़ें कहना, वो भी ऑफिसर्स को लेकर जो खुद इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनका एक्सपीरियंस होता है, कितने टेस्ट होते हैं, हम सब जानते हैं कि किस हद तक उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर वो ओहदा उन्हें मिलता है। ये तमाम चीज़ें कह देना ब्यूरोक्रेसी का अपमान नहीं है क्या? उस शिक्षा का अपमान नहीं है जो वो ग्रहण करते हैं, मेहनत करते हैं? कैसे देख रहे हैं आप उचित शर्मा जी? देखिए, ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका वो रहती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनके मुखिया, यानी किसी भी प्रदेश के मुखिया, वो किस चरित्र के हैं, किस तरीके की उनकी एक्टिविटी है, क्या वो चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये ईमानदारी जो होती है वो ऊपर से आती है। अगर कार्यपालिका को आप ईमानदार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद ईमानदार होना पड़ेगा। पहले के मुखिया कितने ईमानदार थे सब जानते हैं, अभी के मुखिया कितने ईमानदार हैं सभी जानते हैं, विभाग के मंत्री कितने ईमानदार हैं जानते हैं। तो आपको पहले अपना ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक नजीर पेश करनी पड़ेगी जनता के सामने, लोगों के सामने। ये बात सत्य है कि कार्यपालिका उसी तरीके से बिहेव करेगी जैसे आप हैं। हमारे ऊपर वाले क्या चाहते हैं, वो किस तरीके की एक्टिविटी चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, वो कितने फाइनेंशियली इन्वॉल्व है, वो कितने जितने कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसमें कितना फाइल को मूवमेंट करते हैं, कितने उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ये सब चीजें मायने रखती है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी अपने काम कर रही है, कार्यपालिका अपने काम कर रही है, वो जरूर देखा जाता है कि वो कितने, जो उनके ऊपर है, जो उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, वो कितनी ईमानदार है, वो कितनी संजीदा है। उचित शर्मा सर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, वो ये कि कई ऐसे विभागों में मंत्री बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करती, अलग अलग राज्यों में भी, जो उस डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा नॉलेज है ही नहीं उनको। एजुकेशन की भी आप बात करें तो ये देश जानता है कि कौन से मिनिस्टर्स केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो कितने एजुकेटेड हैं और उन्हें अपने डिपार्टमेंट का कितना पता है। और ऐसे में जाहिर है जो ब्यूरोक्रेसी उन्हें समझाती है, जो अफसर उन्हें बताते हैं, उन्हें उस तरह से ही चलना होता है। तो क्या वाकई कुछ राज्यों में, मैं सभी का नहीं कह रही हूँ, कुछ मंत्रालयों में क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी ही उन डिपार्टमेंट्स को चला रही है क्योंकि उन्हें नहीं पता? हकीकत है पारुल, ये बड़ा व्यापक समस्या नहीं है, पूरे आपने जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है कि जो इस विषय के जो ज्ञाता नहीं रहते, उस विषय के बारे में उनको, उनका उस डिपार्टमेंट का उनको मुखिया बना दिया जाता है। तो ये पूरे हिंदुस्तान का है, अब वो केंद्र में भी हो चाहे राज्य में भी हो। तो फिर इनमें नेताओं को बुरा लगने वाली बात क्या है? आपको नहीं आता तो आपको ब्यूरोक्रेसी सिखा रही है। ब्यूरोक्रेसी सिखा रही है, ब्यूरोक्रेसी नेताओं की आड़ में कितने करप्शन कर रही है, कैसी पॉलिसी बना रही है, कैसे ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एक्चुअली उनको इन सबसे मतलब रहता नहीं है। देखिए, वोट मांगने, अंततः वोट मांगने तो नेताओं को जाना पड़ता है, जनप्रतिनिधि को जाना पड़ता है। तो वो नीतियां कितनी धरातल पे आई हैं, उसकी समीक्षा अगर हो रही है तो वाकई मैं फिर इसको, इस विषय को, इस डिस्कस को फिर उसी तरफ समीक्षा बैठक पे मोड़ूंगा कि इस विषय पे अगर किसी की समीक्षा हो रही है तो इसमें गलत क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी की लोग लगाम कस रहे हैं तो गलत क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। अगर किसी प्रदेश का मुखिया अगर ये कहना चाह रहा है कि भाई आप धरातल पे काम कीजिए, कड़ाई से काम कीजिए, सिटीजन चार्टर पे काम कीजिए, फ्लैगशिप कंपनियों में काम कीजिए, जितने भी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली चीजों में उनको आप ठीक करने का प्रयास कीजिए, तो इसमें गलत क्या है? किस तरीके की उलूल जुलूल बयानबाजी आ रही है कि कलेक्टर का, आप कलेक्टर एजेंट है, आप स्वर्णम काल था हमारा, आप कुछ, ये किस तरीके का? एक मीटिंग के लिए, एक समीक्षा के लिए? क्या आपके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या इतने मुद्दे आपके पास, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया छत्तीसगढ़ में? नहीं हुआ है ना, तो फिर आप ऐसे रोजगार, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? नहीं हुई है। क्या लोगों को जो रोजगार मिलने थे वो मिल गए क्या? तो ऐसे विषय ना उठा के, ये विषय गजब तो तब हो जाता है जब हमें इस मामले में बोलने वाले लोग भी मिल जाते हैं, उसको डिफेंड करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। संजय श्रीवास्तव जी के पास में जाती, लेकिन शायद उनका डिस्कनेक्ट हुआ है कनेक्शन हमारे साथ, तो वो संजय श्रीवास्तव जी के पास में नहीं जा पाऊंगी। नितिन बंसाली साहब, आपसे एक और टिप्पणी लेना चाहूंगी। ये सही है कि अगर समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि राज्यों में बैठे तमाम जो मिनिस्टर्स हैं आपकी गवर्नमेंट में भी, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में परिपक्व शायद हैं भी, शायद नहीं भी। तो क्या ये जो आरोप लगाए जाते हैं बार बार ब्यूरोक्रेसी को लेकर कि उन्हें मिनिस्टर्स को नहीं पता इसलिए ब्यूरोक्रेसी सिखाती है उन्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मंत्री बने ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ के विषय में शायद मुझे लगता है
अध्ययन भी किया है। छत्तीसगढ़ में काफी स्थितियां बेहतर हैं और छत्तीसगढ़ में ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पर आग इसीलिए तो लगी है कि प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और भारत। नहीं, आप तो उस चीज को भी डिनाई कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ आप सब 100% ईमानदार हो गए हैं। उचित शर्मा जी तो आप ही के स्टेट में बैठे हैं, वो तो बता रहे हैं ना कि ना पहले बहुत ज्यादा अच्छा था और अभी भी स्थिति कुछ ना कुछ वैसी ही है। बिल्कुल नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। सारी चीजों पर लगाम कसी गई और जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो तथ्यात्मक लगाए। फोकट की बात करें जैसे भाजपा के हमारे लोग ये भी हो रहा है, उचित जी की आवाज दीजिए जल्दी से। ये आरोप लगाते हैं, मौखिक रूप से आरोप लगाते हैं, तथ्य इनके पास कुछ होते नहीं है। तथ्यात्मक बात करें तो जवाब देंगे। इस प्रदेश में ऐसा कुछ जो उचित जी क्या कह रहे थे? एक सेकंड जल्दी से बोल लीजिए, समय थोड़ा सा कम है। नितिन भंसाली की बात माने तो राम राज्य आ गया है अभी 3 साल। राम का नाम तो जो लोग लेते हैं वो स्क्रीन से गायब है। उचित भाई आप भी शुरू हो गए हैं, मुंह में राम और दिल में। अब फिर सवाल मैं वही पूछ लूंगी कि राम से क्या बैर हो गया है भंसाली साहब को? ऐसा है क्या? चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा। राम का नाम लेने वाले तो हम सभी हैं और आप भी हैं, लेकिन अभी आप शायद वो बात नहीं करना चाह रहे। खैर, टॉपिक भी आज मेरा नहीं है वो। बहुत बहुत शुक्रिया उचित जी, आप हमारे साथ जुड़े। नितिन भंसाली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। संजय श्रीवास्तव जी आपने भी हमें समय दिया, जितनी देर भी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ जहां पर ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल जवाब शुरू हो गए, आरोप प्रत्यारोपों का दौर हो रहा है। कभी ब्यूरोक्रेसी को कलेक्टर्स को कंसल्टेंट कहा जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि ये कलेक्टर अगर कंसल्टेंट है तो 15 साल आपने देखे हैं, और भी कई चीज़ें। सवाल ये कि जो ब्यूरोक्रेसी नीति बनाती है और तमाम योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की कोशिश करती है, उसी ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत या फिर उसी ब्यूरोक्रेसी से काम करवाया है 15 साल रमन सरकार ने, और अब उन्हीं पर आरोप और उन आरोपों को स्वीकार भी कर रहे हैं भूपेश साहब। क्या अब वही ब्यूरोक्रेसी आपके पास नहीं? आप भी तो उन्हीं से काम करवा रहे हैं, या वो भी आपके लिए धरातल पर योजनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हाँ, ये अलग है, जैसे कि अभी उचित जी भी कह रहे थे कि एचओडीज बदल जाते हैं, मिनिस्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ये अपनी अपनी जगह की सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं। लेकिन फर्क ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री अब कमान कस रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की कि अब धरातल पर उन्हें रिजल्ट चाहिए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।